नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन के मंच पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज हम जो है YouTube की इस क्लास को उपन्यास के साथ पूरा पढ़ेंगे। उपन्यास विधा क्या है और उपन्यास में किन किन तत्वों का समावेश होता है उसके बारे में आपसे पहले भी बात हुई थी। आगे थोड़ा सा आज उस पर और चर्चा करेंगे और साथ में देखेंगे कि उपन्यास के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं जो हमने पहले पढ़े थे। शिक्षक कुमारी जी, उर्मिला जोशी, सुग्रीव राजपूत और जो भी साथी पधारे हैं उन सभी का हृदय गहराई से अभिनंदन, स्वागत। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। और अब आपके सामने प्रश्नों की लगातार बौछार होने को है और आप देखेंगे कि लगातार जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपको किस लेवल तक लेके जा रही है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बढ़ें प्रश्नों की ओर, स्टार्ट करें क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये हमारी किताबें हैं जो आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और हिंदी शिक्षण विधियाँ। PDF नोट्स और अपडेट के लिए यहाँ पे जुड़े रहें। अहिल्याबाई किसका उपन्यास है? पहला प्रश्न है, अहिल्याबाई किसका उपन्यास है? और ऑप्शन है यहाँ पर निराला, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। जी, अहिल्याबाई किसका उपन्यास है ये आपको बताना है और साथ के साथ इसके 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। तो दीजिए जवाब। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अहिल्याबाई किसका उपन्यास है? जी दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है, जवाब भी आपको ही देना है कि अहिल्याबाई नाम से उपन्यास है वो किसने लिखा है? निराला ने, वृंदावन लाल वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने और प्रेमचंद ने। आंसर होगा इसका वृंदावन लाल वर्मा, जो है बुंदेलखंड के चंद्रवरदाई के नाम से इनको जाना जाता था। गढ़कुंडार, मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी, ऐसे बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। तो यहाँ पर आंसर बी होगा, अहिल्याबाई उन्हीं का उपन्यास है। आगे देखिएगा, निम्न में से भगवती प्रसाद वाजपेयी का उपन्यास कौन सा नहीं है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, अनाथ पत्नी, सपना बिक गया, सपना बिक गया, चंपाकली और मनुष्य और देवता। आपसे पूछा गया भगवत चरण वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है, ये आपको जवाब देना है। सपना बिक गया। जी, दूसरा प्रश्न, प्रवेश सिंह, उर्मिला जोशी जी, ये सब हिंदी गद्य की विधाओं के प्रश्न हैं दोस्तों। और विधाएं आपको याद होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपकी विधाओं पे ऊपर काम कम किया है आपने। तो चूंकि पढ़े नहीं हैं तो आंसर भी आप पर यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। बताइएगा, भगवत चरण भगवती प्रसाद वाजपेयी की बात हुई है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। उर्मिला जोशी कह रही है सी होगा, बिल्कुल एकदम सही बात है, चंपाकली नहीं है। हाँ, तो आंसर यहां पर सी हो गया है। देखिए, मकर संक्रांति के ऑफर चल रहे हैं और मकर संक्रांति के ऑफर में आप जो है आगे आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत कुछ बताया गया है। मकर संक्रांति के ऑफर में हम काफ़ी कुछ छूट भी दे रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह के आपको कोर्सेज चाहिए, हम आपको वहाँ पर कोर्स भी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि कोर्स को लेकर के आपके मन में कई बार भ्रांतियाँ चल रही हैं और मुझे लगता है कि ये भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये भ्रांतियाँ इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप जिस प्रकार से पढ़ते आए हैं और जो समझते आए हैं, कोर्सेज सारे ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, स्लेट सबके उपलब्ध हैं। चलिए, अप्सरा किसका उपन्यास है? अलका, अप्सरा, निरुपमा, प्रभावती, कलाले कारनामे, सब किसके हैं? निराला के हैं। 3 में आंसर हो जाएगा ए। देखिए, आपको पढ़ना तो पड़ता है, ये तो आप भी जानते हैं कि पढ़ना पड़ता है, बस थोड़ी सी मेहनत है।
अगर कर लोगे तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी, नहीं कर पाओगे तो बड़ा इश्यू है। अब आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहता हूँ कि आप पढ़िए, मेहनत करिए, पर विद्यार्थी क्या है कि करेंगे सब, एग्ज़ाम का भी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, बहुत सारी बातें करते हैं। अब आप बताइए, अगर एग्ज़ाम का पता नहीं चल रहा है, एग्ज़ाम को तुम्हें पता चल भी जाएगा तो फिर तुम क्या एक साथ ही मेहनत कर लोगे सारी? नहीं कर सकते ना। तो फिर ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ें तो अभी से पढ़नी पड़ेगी। तो अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, उसके बाद में जब समय आएगा तो एक साथ तेज़ी से पढ़ लेना। चलो चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, ऋषभ चरण जैन का प्रथम उपन्यास कौन सा है? दिल्ली का व्यभिचार, चांदनी रात, गदर और मास्टर साहब। मास्टर साहब बताइए, ऋषभ चरण जैन का पहला उपन्यास आपसे पूछा गया है। अगर ऋषभ चरण जैन पे जाएंगे तो चौथा प्रश्न है ये, ऋषभ चरण जैन का दिल्ली का व्यभिचार आपने बहुत फेमस उपन्यास सुना होगा, लेकिन जो पहला ही पहला है वो मास्टर साहब है। तो यहाँ पर मास्टर साहब के नाम से जो उपन्यास है डी वो सही है। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। मुक्तिबोध उपन्यास किसका है? अज्ञे का, रांगे राघव का, डॉक्टर देवराज का या जैनेन्द्र का? उपन्यास का नाम है मुक्तिबोध। किसने लिखा? मुक्तिबोध नाम का उपन्यास किसने लिखा है? पांचवा प्रश्न है, देखिए अज्ञे का नहीं है, शेखर जीवनी अज्ञे का बहुत फेमस है, आपको पता होगा, लेकिन रांगे राघव भी नहीं है, डॉक्टर देवराज भी नहीं है, जैनेन्द्र यहाँ पर सही आंसर है, डी होगा, पांचवें में डी। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। असत्य युग्म का चयन कीजिए। जैनेन्द्र त्यागपत्र, राहुल सांस्कृत्यायन, जयोधे निराला, गरीबी के वेदिन और ऋषभ चरण जैन घृणामयी। छठा प्रश्न है, जवाब दे दीजिए। तो देखिए गरीबी के वेदिन ये निराला का नहीं है, अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभाविती, कलाले, कारनामे ये सब थे यहाँ पर, इसलिए गरीबी के वेदिन ये बिल्कुल अलग ऑप्शन आ गया है। सातवें पे चलते हैं। असुमेलित युग बताइएगा। देहाती दुनिया शिवपूजन साय ने लिखा, अंतिम आकांक्षा श्रीनाथ सिंह, देश की हत्या सत्यप्रकाश सेंगर और बरगद की छाया गुरुदत्त। प्रश्न नंबर 7, अगर आप गौर करेंगे तो आपसे पूछा है कि सुमेलित युग्म का चयन करिए, तो यहाँ पर पहला ही पहला ऑप्शन है देहाती दुनिया शिवपूजन साय 1927, तो पहला ही पहला आंसर यहाँ पे सही मिल गया आपको, तो अगले की जरूरत है ही नहीं, सारे अपने आप ही गलत हो गए हैं। आठवां पे देखिए, अनाम दास का पोथा जो है उसमें मुख्य पात्र कौन नहीं है? रेव, जावाला, मानिक मुल्ला, जावाला है, मानिक मुल्ला और अरुंधति। बताइए, आठवां प्रश्न है, कौन है जो इसमें अनाम दास का पोथा में मुख्य पात्र नहीं है? मानिक मुल्ला तो हीरो था, मानिक मुल्ला ने एक्टिंग की है, तो ये उसका पात्र नहीं है, ये तो निर्देशन करने वाला था, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। आठवां प्रश्न आंसर सी। 9वें की ओर चलते हैं। तपोभूमि नामक उपन्यास किसने लिखा? बहुत फेमस उपन्यास है ये तपोभूमि। बताइए तपोभूमि उपन्यास किसने लिखा है? बहुत फेमस है, तपोभूमि उपन्यास किसने लिखा है? आपके सामने है 9वां प्रश्न, बताइए। क्या हो सकता है 9वां प्रश्न का जवाब? देखिए तपोभूमि है ना, ये सहलेखन में लिखा गया, साथ साथ लिखा गया है। सहलेखन, सहलेखन किस किस का? जैनेन्द्र का, ऋषभ चरण जैन दोनों। कब? 1932 में। 1932 में जैनेन्द्र और ऋषभ चरण जैन दोनों ने मिलकर के तपोभूमि लिखा था, तो सहलेखन में लिखा गया था, दोनों ने एक साथ मिलकर लिखा था। इसे 9वें में भी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। आगे देखिएगा, ऋषभ चरण जैन का सर्वाधिक प्रसिद्ध और मनोविश्लेषण पद्धति का उपन्यास कौन सा है? पहला वाला, घृणामयी, लज्जा, सन्यासी और पर्दे की रानी। सन्यासी थोड़ा ऐसे लिखा जाता है, बताइएगा। ऋषभ चरण जैन का उपन्यास बताना है, प्रसिद्ध भी होना चाहिए और मनोविश्लेषण के बारे में भी जानकार होना चाहिए। और 10वां प्रश्न है आपके सामने, आप मुझे जवाब दे के बता दीजिए आखिर क्या होगा सही आंसर? जी। ऋषभ चरण जैन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास इन्होंने लिखे थे। निर्वासित, मुक्ति पथ, सुबह के भूले, इनके लिखे हुए हैं। और बताइएगा कि निर्वासित तो यहाँ लिखा ही नहीं, सुबह के भूले भी यहाँ नहीं लिखा है। जो उपन्यास का नाम नहीं है उसका तो खैर कोई बात ही नहीं है ना। वो तो जो है उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे तो यहाँ पे मुक्ति पथ भी नहीं है ना जी। मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूँ कि कौन सा है जो नहीं है। और अब जो है उनमें से ऋषभ चरण जैन का जो है उनमें से पहला ही पहला कौन सा है? सबसे पहले कौन सा आया था? सन्यासी। बताओ, 10वां प्रश्न। हाँ, सही लिखा है आपने, सन्यासी आया था सबसे पहले, 1941 में आया था। प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्ति पथ, सुबह के भूले आदि ऋषभ चरण जैन ने और लिखे हैं। आगे चलते हैं। ये हमारी किताबें हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। दिए गए उपन्यासों में से सुमेलित युग्म कौन सा है? कल्याणी, जैनेन्द्र, नदी के द्वीप, अज्ञे, चांदनी रात के खंडन, गिरधर गोपाल या उपरोक्त सभी? सुमेलित पूछा गया है इस बार। सही मेल बताओ। तो देखिए, कल्याणी, सुखदा और विवर्त, ये तीनों तो जैनेन्द्र के हो गए। परख, त्यागपत्र, सुनीता वगैरह आपने सुना होगा। परख, त्यागपत्र, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त। अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने खंडर, और चांदनी रात के खंडर पूछा गया है तो ये गिरधर गोपाल का है। ये भी सही है, इसलिए चारों आंसर हो गया। पर सही है, सभी सही है। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन से उपन्यास को प्रकाशन पुंछल तारा की संज्ञा दी गई है? पुच्छल तारा की तरह कहा गया है, प्रकाशन नहीं, प्रकाशमान। ये शेखर है, शेखर एक जीवनी, और यह है प्रकाशमान पुच्छल तारा। प्रकाशमान पुच्छल तारा किस उपन्यास को कहा गया है? यह है प्रश्न। आपको पता होगा कि जो मनोविश्लेषण पर अज्ञे ने लिखा था 3 भागों में, 2 भाग ही प्रकाशित हुए थे, तीसरा भाग तो अश्लील होने कारण छप नहीं पाया, ऐसा कहा जाता है। वो शेखर एक जीवनी है। मनोविश्लेषण पर आधारित इसी को प्रकाशमान पुच्छल तारा उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। तो 12वें में यहाँ पर ए आंसर होगा दोस्तों। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुनाहों का देवता नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता, ये तो बहुत फेमस है, आपने खूब पढ़ा होगा। 13वां प्रश्न है, बहुत फेमस है। गुनाहों का देवता किसने लिखा है? ये तो आपको बहुत खूब अच्छे से पता होगा। बताइए। नहीं आ रहा? कोई बात नहीं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश किसने लिखे? धर्मवीर भारती ने। गुनाहों का देवता सबसे पहले आया था 1944 में। पहला उपन्यास है ये प्रथम उपन्यास है धर्मवीर भारती का। और इसमें चंद्रन और सुधा की कहानी है। नायक है चंद्रन और सुधा है नायिका, इनकी कहानी है इसमें। गुनाहों का देवता फिल्म बन चुकी है इस पर, ठीक है। हाँ, मूवी बनी है, बहुत फेमस है। 14वां देखिएगा। अच्छा, एक बात याद रखिए, जो साहित्य की विधा है उसमें फेमस प्रश्न ज़्यादा आते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। नेट सेट पीएचडी में, प्रोफेसर में, उसमें तो टफ भी आ जाते हैं। इनमें से कौन सा अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, यह पथबंधु, माँ और अपने अपने अजनबी। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि शेखर एक जीवनी इसका है, नदी के द्वीप इसका है, अपने अपने अजनबी इसका है, ठीक है। यह पथबंधु माँ ये नहीं है। तो 14वें में आंसर सी हो जाएगा। हाँ, शेखर एक जीवनी का 3रा भाग प्रकाशित नहीं हो पाया था, 2 तो प्रकाशित हुए थे, ठीक है। 15वें प्रश्न पे आइएगा। हाँ, 14 प्रश्न में कोई दिक्कत है क्या? समझा तो सारा दिया ही है, क्या है क्या नहीं है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए कि सर ये डाउट लग रहा है। नहीं है तो कोई बात नहीं फिर, है ना। क्योंकि भाई शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये तीनों फेमस है। और यह पथबंधु माने यह पथबंधु था होता है,
यह पथबंधु था और ये है ना उसका है, नरेश मेहता का। ये नरेश मेहता ने लिखा है, तो इसको अपन गलत मान ही लेंगे, ये तो गलत है ही। चलो 15वां प्रश्न देखते हैं। सुमेलित युग्म कौन सा है? नदी यशस्वी है, नरोत्तम प्रसाद नागर, दिन के तारे नरेश मेहता, पथ की खोज डॉक्टर देवराज और मनुष्य के राज प्रभाकर। बताइए, आप बता दीजिएगा कौन सा क्या है। अब आप बता दीजिएगा कि यहां पे 15वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सही जवाब आपको देना है। क्या होगा? आंसर आपसे पूछा गया है। देखो, एक तो है नदी यशस्वी है, तो ये नदी यशस्वी किसने लिखा? नरेश मेहता ने, तो ये तो हो नहीं सकता है। अगला ऑप्शन है दिन के तारे। अब दिन के तारे जो है ये इसका है, नरोत्तम प्रसाद नागर का, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद है पथ की खोज और मनुष्य के राज। दो ऑप्शन और आपके सामने बच गए। अब मनुष्य के राज और पथ की खोज में अगर अपन देखेंगे तो ये राज शब्द की बजाय मेरे हिसाब से रूप होना चाहिए था, क्योंकि राज तो यहां पे जच नहीं रहा है ना। मनुष्य के रूप नाम से तो यशपाल ने लिखा है, कॉमरेड हुए थे यशपाल, पर वो यशपाल है ना, तो ये भी गलत है। पथ की खोज डॉक्टर देवराज ने लिखा, ये सही है। ये उल्टे लिख दिए, ये इसने लिखा, ये इसने लिखा। नदी यशस्वी नरेश मेहता का है और दिन के तारे नरोत्तम प्रसाद नागर का है। मनुष्य के रूप होता तो यशपाल हो सकता था, ठीक है, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब यही सही है, सी आंसर हो गया है। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? कब तक पुकारूं, रांगे राघव, सूरज का सातवां घोड़ा, अज्ञे। अब बस यही गलत हो गया। अभी पढ़ा था धर्मवीर भारती है। दिव्या, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, ये सब किसके हैं? यशपाल के हैं। तो यहां पे यही होगा क्या? ठीक है, धर्मवीर भारती का है, अभी पढ़ा था इसे। निम्नलिखित में से यशपाल का प्रथम उपन्यास कौन सा है जो गांधीवाद का विरोध और समाजवाद का प्रचार करता है? गांधीवाद के खिलाफ है और समाजवाद के बारे में जो प्रचारित करता है, समाजवाद के बारे में जो बताता है। 4 ऑप्शन है, 17वां प्रश्न है, आराम से बता दीजिए। यशपाल का उपन्यास है और इसी उपन्यास इसलिए ज़्यादा खास है क्योंकि इस उपन्यास में बहुत सारे गांधी के विरोध के कारण जो है अंगुलियां उठी थी। आप बताइएगा क्या हो सकता है? और अब आप बताएंगे इसे ढंग से, मुझे पता है बताएंगे आप। नहीं हो पा रहा है? देखो, गांधीवाद का तो विरोध करेगा, यही चर्चा का विषय था, और समाजवाद का प्रचार करेगा। अब आपको पता है कॉमरेड लोग होते हैं वो गांधी के विरोधी हैं, तो कॉमरेड यहाँ पे शब्द आया तो दादा कॉमरेड आंसर हो गया, है ना। 1941 में आया था ये। मनुष्य के रूप, देशद्रोही, ये 1956 में आया था, ये 1944 में आया था। देशद्रोही जो है ना, मनुष्य के रूप है ना, यह आर्थिक समस्याओं का चित्रण करता है, आर्थिक समस्याओं का चित्रण करता है। और जो 1941 की क्रांति हुई थी ना, उसके ऊपर आया है क्या? देशद्रोही। 1944 में आया था ये उस पे आया है। किस पर? क्रांति के ऊपर आया है। ये भी 1944 के लगभग का ही है, और ये सबसे लास्ट में आया था, अमिता। लेकिन गांधीवाद का विरोध कॉमरेड लोग करते हैं, कॉमरेड से याद रखना दादा कॉमरेड, ठीक है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खुशबू डांगी जी, ये साहित्य क्लास चल रही है, उपन्यास क्लास चल रही है। उपन्यास की बात करें तो क्लास लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके ग्रामर के एक एक बातों के बारे में बात करूंगा तो आप व्यक्तिगत पूछिएगा। ये क्लास ग्रामर की होती, विशेषण की होती तब समझाते, ऐसे एक एक बच्चों का फरमाइशी कार्यक्रम नहीं चला रखा। समझो आप बात को, पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में प्रश्न पूछो, अच्छा लगता है। ये
उल्ट पटांग बातें, कभी संज्ञा की, कभी सर्वनाम की, कभी विशेषण की, तो ये नहीं हो सकता। विशेषण पढ़ाऊं तब उसकी बात करना, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि संज्ञा के साथ विशेषण प्रयुक्त होता है, तो संज्ञा के भेद में परिवर्तन हो जाता है या नहीं हो जाता? संज्ञा के दो रूप है, मूल रूप और तिर्यक रूप। अब आप कौन से भेद की बात कर रही हैं? संज्ञा का भेद का मतलब तो संज्ञा का जो है रूप की बात करेंगे तो मूल रूप और तिर्यक रूप है, भेद की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है। अगर संज्ञा के साथ विशेषण लगा तो सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। तो ये सब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा आप पूछ क्या रहे हैं, इसलिए प्लीज साहित्य की क्लास में साहित्य की बात करो, है ना। जो चीज पढ़ाने आए उसको पढ़ो ना बेटा। ये थोड़ी आता है आप लोगों पे, आपको थोड़ी आता है ये यशपाल के उपन्यास आप पे आते हैं क्या? नहीं ना, तो ये भी सीख लो, बाकी वो कर लेंगे बाद में बात। टॉपिक से हटके नहीं जाया जाता, पढ़ा कर कुछ रहे हैं और आप बीच बीच में ग्रामर पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगता हो। मुर्दों का टीला उपन्यास किसका है? अज्ञे निराला रांगे राघव जयशंकर प्रसाद। आपको पता होगा मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो की सभ्यता पे लिखा गया था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता पर। उसके अलावा कब तक पुकारूं, धरती मेरा घर, जैसे गाड़िया लोहारों के ऊपर लिखा था धरती मेरा घर। नट और हरिजनों गाथा पे लिखा था कब तक पुकारूं। भारतीय हरिश्चंद्र की पत्नी पे लिखा था, भारतीय हरिश्चंद्र की माँ पे लिखा था लक्की माँ की आंखें। कबीर की पत्नी पे लिखा था लोही का ताना, ठीक है। प्रोफेसर, डॉक्टर, है ना, बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे और आंचलिक उपन्यासकार के रूप में इन्होंने ख्याति कमाई। लेकिन कम वर्ष की उम्र में डेथ हो गई थी और जब डेथ हुई 39 साल की उम्र में ब्लड कैंसर से, तो उस समय भी 48 उपन्यास तब तक लिख चुके थे। और डॉक्टर से यही बोले कि 2 बूंद और जिंदगी के 10 साल और दे दो डॉक्टर साहब, उसके बाद मैं खुद ही कलम तोड़ कर रख दूंगा, मतलब कलम बंद कर दूंगा लिखना। अंतिम समय तक कलम की इच्छा रही, इसलिए इनको हिंदी में कलमकार के नाम से जाना गया। नाम है इनका रांगे राघव साहब। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन से उपन्यास को लेकर यशपाल को 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पार्टी कॉमरेड, वे तूफानी दिन, दिव्या और तेरी मेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात। बताइएगा। 19वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और इसको आपको बता दीजिएगा क्या होगा सही आंसर। पार्टी कॉमरेड, वे तूफानी दिन, दिव्या और तेरी मेरी उसकी बात। 19वां प्रश्न है, डी बोल रहे हैं। गुड, हरीश कुमार जी, सही जवाब है आपका। यार किस पे था ये हरीश, बताना किस पे आया था ये? तेरी मेरी उसकी बात किस पर आधारित था? क्या है इसके अंदर? जो 1941 की रूस की वाल्सेवी क्रांति वगैरह हुई थी ना, उस 1941 की क्रांति पर आधारित है और 1976 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। बहुत लेट मिला था, बाकी अच्छा उपन्यास है ये, है ना। तेरी मेरी, मेरी तेरी उसकी बात। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 20वां प्रश्न देखिएगा। रांगे राघव के कौन से उपन्यास में गाड़ियां लोहारों के जीवन का चित्रण मिलता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। सीधा साधा रास्ता ये हो नहीं सकता, क्योंकि सीधा साधा रास्ता है ना, ये भगवत चरण वर्मा ने एक उपन्यास लिखा था टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते के खिलाफ इसने लिखा था सीधे साधे रास्ते, ठीक है। तो भगवत चरण वर्मा ने अगर टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं लिखा होता तो इन्होंने सीधे साधे रास्ते नहीं लिखा होता। अंधेरे के जुगनू रिपोर्ट आज है, तो ये भी संभव नहीं है। और धरती मेरा घर गाड़ियां लोहारों पर है और कब तक पुकारूं ये नट और हरिजनों की गाथा पर है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर, डी। ओके, 20 में सी नहीं होगा, डी होगा। गाड़ियां लोहारों की बात करेंगे तो धरती मेरा घर, क्योंकि उनके खुद के मकान नहीं होते, धरती उनका घर होती है, ठीक है। ग्रामर की क्लास होती है बेटा, है ना। आज साहित्य की चल रही है, अब जैसे कभी ग्रामर की होगी, तो जब ग्रामर की होगी तो ग्रामर में आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी अलग से बता देंगे, आप फोन करके पूछ सकती है, मेरा नंबर है सबके पास, स्क्रीन पर आता है 9414153400। आगे सुनिएगा, फोन करके पूछ लिया करो, कोई इश्यू नहीं है, मैं इतना VIP भी नहीं हूँ। हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी शिक्षण विधियों की किताबें हमारी उपलब्ध है। जो भी आपसे पूछते हैं हम रोज की रोज वो सब इन्हीं किताबों से है। ऑनलाइन आप घर बैठे मंगवा सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, हज़रत प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार द्वारा कार्यालयी भाषा आयोग का अध्यक्ष कब बना गया था? बहुत फैक्चुअल प्रश्न आ गया ये जी। हज़रत प्रसाद द्विवेदी को कब जो है अध्यक्ष बनाया गया, ये आपसे पूछा गया है। बहुत गजब का प्रश्न आपके सामने आ गया है और आप आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, कुछ भी ऐसा नहीं है क्योंकि कार्यालय भाषा आयोग का अध्यक्ष बनाया है तो ये तो डायरेक्ट पूछा गया है। प्रश्न 21वां, बहुत सारे लोग भी जवाब दे रहे हैं। सब तुक्के लगा रहे हैं। उमेश ने भी दिया तो हरीश ने भी दे दिया, उसको देख करके शिक्षा और सुमित्रा ने भी दे दिया। क्या कर रहे हो आप लोग? हज़रत प्रसाद द्विवेदी की बात चल रही है। कार्यालयी भाषा आयोग, प्रश्न नंबर 21। भाई राजभाषा आयोग ही 1955 बना था, तो जब राजभाषा आयोग ही बना उसके बाद कार्यालयी भाषा आयोग बनाए। सी आंसर है यहाँ पर। बीजी खैर की अध्यक्षता में पहले जून में राजभाषा आयोग गठन हुआ था, उसके बाद कार्यालयी भाषा आयोग बना था। सी आंसर होगा। 22वां प्रश्न, भगवत चरण वर्मा का निम्न में से सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है? पतन, चित्रलेखा, प्रश्न और मरीचिका। मरीचिका है ना, मरीचिछा नहीं है, मरीचिका। इनमें से कोई नहीं। देखो, पतन पहला उपन्यास था इनका। चित्रलेखा पाप पुण्य की समस्या पर आधारित है, 2 बार इस पर मूवी बन चुकी है। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास यही है, चित्रलेखा। ना दुनिया में कोई पाप है ना पुण्य है, आदमी वही करता है जो उसकी परिस्थिति उससे करवाती है। चित्रलेखा नाम की जो औरत है, मतलब ये वेश्या है, ये बीजगुप्त के दरबार में रहती है, राजा बीजगुप्त के दरबार में। राजा बीजगुप्त के दरबार में जब ये रहते हैं तो रत्नाकर प्रभु के 2 शिष्य हैं, 2 शिष्य हैं, श्वेतांक और दिक्तांक। जो दिक्तांक है ना, वो कुमार स्वामी साधु के पास है, योगी है ये, और ये बीजगुप्त के पास है। बीजगुप्त के पास ही चित्रलेखा भी रहती है। श्वेतांक देखता है कि बीजगुप्त को भले ही दुनिया भोगी बताती है, लेकिन चित्रलेखा के प्रति उसका बहुत अट्रैक्शन नहीं है। और दिक्तांक देखता है कि ये चित्रलेखा बाद में एक दिन झोपड़ी से रात को निकल करके बाहर जा रही होती है, तो जंगल में योगी का आश्रम में रुकती है। योगी इस चित्रलेखा को पाने की कोशिश करता है, तो दिक्तांक देखता है कि कुमार भले योगी कहा जाता दुनिया में, लेकिन योगी नहीं है। तो बीजगुप्त भोगी कहलाता है, पर सच में भोगी नहीं है, ये श्वेतांक ने देखा। और कुमार जो है उसको योगी कहा गया, कुमार स्वामी को, उसके बावजूद वो योगी नहीं है, वो भोग करना चाहता है चित्रलेखा का। ये दिक्तांक ने देखा। दोनों ने अपने गुरु को आके बताया 10 साल बाद, क्योंकि गुरु से इन्होंने पूछा था, गुरु जी पाप पुण्य क्या है? तो गुरु जी ने इनको 10 साल इनके पास भेज दिया था। किसके पास? श्वेतांक और दिक्तांक को भेज दिया था, बीजगुप्त और कुमार स्वामी योगी के पास। तब रत्नाकर प्रभु ने 10 साल बाद इनको कहा कि देखो बेटाओ, ना दुनिया में कोई पाप है ना पुण्य है, आदमी वही करता है जो उसकी परिस्थिति कराती है। चित्रलेखा बुरी भी नहीं थी, वेश्यावृत्ति उसने की, लेकिन वो योगी भी थी, और कुमार योगी था, उसके बावजूद भी उसके मन में भोग समाया हुआ था। तो पाप पुण्य की समस्या पर अच्छी मूवी इस पर बनी है, और ये भी इसका आंसर है। चित्रलेखा है, ध्यान रखना। चित्ररेखा हुआ तो रामकुमार वर्मा हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। भगवत चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र को लेकर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? भूले बिसरे चित्र ये है, इस पर डायरेक्ट पूछा है आपसे, साहित्य अकादमी कब मिला है? डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनाना है, इसमें कुछ है ही नहीं, प्रश्न ही बहुत सिंपल है। साहित्य अकादमी कब मिला? 1961 में मिला था इसे, तो 1961 का साहित्य अकादमी डी हो गया। बिल्कुल इजी है। कई बार साहित्य अकादमी कब मिला इसके प्रश्न जो है आपसे डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो सन भी आपको कई बार याद रखना पड़ता है। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखी है? हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने, जयशंकर प्रसाद ने, रांगे राघव ने और अज्ञे ने। 24वां प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसने लिखी है? बता दीजिएगा। 24वां प्रश्न। अरे सब दुनिया जानती है, हज़रत प्रसाद द्विवेदी की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। हाँ,
24 में ए। 25 पे आओ, टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका उपन्यास? अभी बताया मैंने कि भगवत चरण वर्मा ने लिखा था टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसके एवज में रांगे रागम लिखा था सीधे साधे रास्ते। आंसर हो जाएगा ए। 26 पे चलते हैं। दिए गए उपन्यासों में उपन्यासकारों के युग्म में से असत्य युग्म को छांटिए। आपको बताना है गलत कौन सा है। 4 आपके सामने है, ऑप्शन है, और असत्य युग्म किसका है ये आपको छांटना है। ओके, तो चारों ऑप्शन आपने देख लिए। अब आप बता दीजिए इनमें से कौन सा किसके लिए काम नहीं आता है, मतलब कौन सा उपन्यास यहाँ पर किसके साथ नहीं है। चलो अब बताओ। सबसे पहले आया नागफनी का देश। नागफनी का देश किसने लिखा? अमृत राय ने। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर तो नहीं हो सकता, ये अमृतलाल नागर तो सही है। नाच्यो बहुत गोपाल है, तो नामियो नहीं है, नाच्यो बहुत गोपाल। नागफनी का देश अमृत राय ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद का बेटा है ये। कौन? अमृत राय, उसने लिखा। तो मनमथनाथ गुप्त इसका आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत है भाई साहब। इसके बाद अगर अपन दूसरे पे आते हैं तो जैसे ये है शौले, और उसके अलावा और नाचो बहुत गोपाल और सितारों का खेल। तो देखिए 26वां प्रश्न अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो पहले में आपको गलत मिल गया है, तो वैसे तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बाकी अमृतलाल नागर को आप पढ़ेंगे ना तो इन्होंने नाचो बहुत गोपाल, एक खंजन नयन भी लिखा है, खंजन नयन, ठीक है, सूरदास पर। ये कोठे बालियां, सुहाग के नूपुर, खंजन नयन, और वो तुलसीदास पे भी लिखा ना एक, वो आता है ना आपके 12वीं की क्लासेज में था ना वो मानस का हंस, वो भी अमृतलाल नागर ने लिखा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब ये गलत था, तो यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, अमृत राय का होना चाहिए था, मनमथनाथ गुप्त का नहीं है। 27वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने कौन सा वाला उपन्यास लिखा था? 3 वर्ष, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी भगवत चरण वर्मा के बारे में, तो बताइए क्या ये सही है? बताइए क्या ये सही है? नहीं हो सकता ना भाई, 3 वर्ष तो भगवत चरण वर्मा का था। आखिरी दाव, युवराज चूड़ा, बूंद और समुद्र, तो ये तीनों जो है ना भगवत चरण वर्मा के उपन्यास है। गुप्पल, त्रिपथगा, वे 3 वर्ष, 3 वर्ष, वे 3 वर्ष, पतन, चित्रलेखा, प्रश्न और मरीचिका, भूले बिसरे चित्र, सबई नचावत राम गोसाई, है ना, ये सब भगवत चरण वर्मा लिखे हैं। बैफिर नहीं आई, रेखा, ऐसे। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है। तो ये भगवत चरण वर्मा के और उपन्यासों को भी आप दिमाग में रख सकते हैं। बाकी चित्रलेखा खास है। पतन से शुरू हुआ था भगवत चरण वर्मा कैरियर। पतन उपन्यास लिखा सबसे पहले, उसके बाद 3 वर्ष, आखिरी दाव, प्रश्न और मरीचिका, युवराज चूड़ा, गुप्पल, त्रिपथगा, वे 3 वर्ष तो आ ही गया है। वो भी लिखे उन्होंने, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबई नचावत राम गोसाई, बैफिर नहीं आई, रेखा, है ना, भूले बिसरे चित्र लिखा, ऐसे बहुत सारे लिखे हैं। तो ये सब हो गया है। 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं। नागर के उपन्यास अमृत और विष को 1967 में किस पुरस्कार से नवाजा गया? डायरेक्ट पूछा है। 28वां प्रश्न, अमृत और विष को कौन सा अवार्ड मिला? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी ये रहा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। साहित्य अकादमी तो भारत सरकार देती है, भाषाओं पे अलग अलग पे। सोवियत नेहरू पुरस्कार भाई राजभाषाओं पे दिया जाता है। तो सोवियत नेहरू पुरस्कार रूस की सरकार द्वारा जाता है शांति के लिए, ठीक है। बाकी ये दो तो है नहीं ऐसे, तो ये आंसर हो जाएगा। 29 पे आ जाइएगा। निम्न में से नागर का हास्य व्यंग प्रधान उपन्यास कौन सा है जिसमें हास्य व्यंग हो? महाकाल, सेठ बांकेमल, सुहाग के नूपुर और खंजन नयन। खंजन नयन हो नहीं सकता, ये मैंने आपको जस्ट बता दिया था, क्योंकि खंजन नयन सूरदास की जीवनी है। ये सूरदास की जीवनी है, इसमें जीवनी पर आधारित है ये, तो इसको तो आप लिख नहीं सकते। अब मुझे बता दीजिए सुहाग के नूपुर, सेठ बांकेमल और महाकाल, इसमें जो है ना
हास्य व्यंग प्रधान कौन सा है? मजाक वाला। सेठ जी की मजाक के ऊपर व्यंग है इसमें, सेठ बांके मत, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। और आज का ये अंतिम प्रश्न है। अगर आपको कोई भी इस तरह के प्रश्न चाहिए तो हमारी जो किताब है, कौन सी, हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ, ये बुक है जो कि स्कूल लेक्चरर, पीजीटी, नेट, स्लेट, कॉलेज लेक्चरर, उसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी पीजीटी, टीजीटी के लिए इसको पढ़ते हैं। आप यहाँ से इस किताब को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। जो है आपको केवल जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, बस इस पर व्हाट्सअप करना है, घर बैठे भेज देंगे। ये कोठेबालिया में नागर ने किसका पक्ष लिया है? नारी का, पुरुष का, दोनों का, या किसी का नहीं? ये कोठेबालियाँ, ये कोठेबालियाँ ना वेश्यावृत्ति पर आधारित है। और इसमें कहा गया है कि स्त्रियां वेश्यावृत्ति यूं ही नहीं करती, बहुत मजबूर हो जाती है तब जाके किया जाता है। नारी का पक्ष यहाँ पर लिया गया है, तो ए आंसर है यहाँ पर। तो चलिए, आज की क्लास इतनी है, समय भी हो चुका है और आप निश्चित रूप से अच्छा महसूस हुआ होगा। जो भी आपने पढ़ा है अब तक वो सब अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है, और कोई दिक्कत होगी तो आपसे कल इस बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज इजाज़त दीजिए, समय नहीं है मेरे पास, कल आपसे फिर बात करेंगे। कोई भी इशू हो तो आप व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।